माँ को नहीं देने पैसे। कहते हैं औरत ही घर को जोड़ कर रखती है, पर क्या हो जब एक औरत ही अपने घर को तोड़ने में लगी हो। ऐसी ही कहानी है जानवी की। जानवी का पति नरेश जानवी को खर्च ना देकर अपनी माँ को सारे पैसे दे दिया करता था। बस यही बात जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक रात जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो जानवी अपने पति पर भड़कते हुए कहती है, नरेश जी मैं कह रही हूँ, अगर ये घर बर्बाद हुआ ना तो वो सिर्फ आपकी माँ की वजह से होगा। आप मेरी बात माने या माने, लेकिन माँ जी फिजूल खर्ची बहुत करती हैं और आप ही के सारे पैसे माँ जी को पकड़ा देते हैं। अरे कुछ पैसे मेरे हाथ में दे देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? क्या जानवी, कैसी बात कर रही हो तुम? माँ ने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तब तो माँ ने इस घर को बर्बाद करने की नहीं सोची, और अब तुम ये कह रही हो कि माँ इस घर को बर्बाद कर देगी? हद होती है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम ससुर जी कमाने वाले थे, लेकिन अब तो ससुर जी परलोक सिधार गए हैं और कमाने वाले इकलौते आप हैं। इसीलिए वो आपकी कमाई पानी की तरह बहाती हैं। जानवी, मुझे अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें यही बात करनी है तो तुम खुद से करो, पर मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, समझी तुम? इतना बोलकर नरेश वहां से चला जाता है, लेकिन जानवी को नरेश की बातें बुरी लग जाती है। नरेश जी, आपको बड़ा अपनी माँ के ऊपर प्यार आता है ना, और सारे पैसे आप अपनी माँ को ही देते हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस घर की मालकिन मुझे बनाएंगे और घर के सारे पैसे मुझे देंगे। जानवी भी गुस्से में अब अपने काम में लग जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन नरेश अपने घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था, तभी जानवी उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल में क्यों लेकर जा रही हो? जानवी, तुम्हें पता है ना ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ। चुपचाप वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ। मैं अभी माँ के पास से आ रही हूँ और तुम यहाँ दूर से खड़े होकर देखते रहना माँ जी क्या करती हैं। तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होता ना। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। जानवी की बात सुनकर नरेश चुप हो जाता है। जानवी अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी जी, आप फोन में क्या कर रही हैं? मतलब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप फोन में कुछ ज्यादा ही लगी रहती हैं। क्या बात है, कुछ पसंद आ गया है क्या? अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं घर के लिए बाल्टियाँ देख रही थी ऑनलाइन। वो क्या है ना, आप बाहर जाकर बाल्टी लेंगे उससे तो अच्छा है कि ऑनलाइन खरीद लें। वैसे भी हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है और अब मुझे बिना मार्केट जाकर सामान लेना अच्छा नहीं लगता, तो सोचती हूँ फ़ोन से ही सामान ऑर्डर कर दिया करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप क्या ऑर्डर कर रही हैं? अरे अभी बताया तो बेटा, बाल्टी देख कितनी सुंदर लग रही है ये वाली बाल्टी। मैं सोच रही हूँ इस बाल्टी को मंगवा लूँ, दिखने में भी अच्छी है और मजबूत भी लग रही है। लेकिन मम्मी जी, ये बाल्टी तो बहुत महंगी है। इतनी महंगी हम ऑनलाइन लेंगे, उससे तो बेटर है ना कि हम ऑफलाइन खरीद लें। वैसे भी ऑनलाइन सामान कैसा आता है उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। मेरे ख्याल से तो हमें इतनी महंगी वाली बाल्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर बाल्टी लेनी है तो चलिए मैं मार्केट से आपको दिला देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, मैं लूँगी तो ऑनलाइन ही। अब मुझसे मार्केट नहीं जाया जाता। वैसे भी शरीर में इतनी बीमारियां बढ़ रही है कि चला भी नहीं जाता मुझसे। सुनीता की बात सुनकर जानवी कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वहां से चली जाती है और नरेश को कहती है, क्या कहा था नरेश जी, मैंने कहा था ना कि माँ जी आपसे फिजूल खर्ची करवा रही है। अरे जो बाल्टी यहाँ 200-250 में आ रही है, वही बाल्टी माँ जी को 600 में खरीदनी है। अब बताओ ये फिजूल की खर्ची है या नहीं? जानवी की ये बात कहीं ना कहीं नरेश के दिमाग में हिट करती है, लेकिन नरेश उस समय तो कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ जानवी आए दिन नरेश को भड़काती रहती। वो कहते हैं ना, अगर एक पत्थर पर बार बार मारा जाए तो वो पत्थर भी टूट कर बिखर जाता है। ठीक उसी तरह जानवी नरेश को भड़काने में कामयाब हो जाती है। नरेश जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप माँ जी को पैसे देना बंद कर दीजिए, नहीं तो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अरे तो क्या करूँ जानवी, तुम बताओ, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ की फिजूल खर्ची बंद हो जाए? माँ जी को पैसे देना बंद कर दीजिए ना। 1 महीने मुझे देकर देखिए पैसे। अगर 1 महीने के अंदर मैंने बजट सही नहीं कर दिया तो आप कहना। जानवी की बात सुनकर नरेश उस पर भरोसा करता है और उस महीने की सारी सैलरी जानवी को देता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ इस बार थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है और आपकी फिजूल खर्ची देखकर मैंने इस बार पैसे जानवी को दे दिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप जानवी से कहकर ले लीजिएगा, वो आपको दे दिया करेगी।
हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहू के हाथ में घर की जिम्मेदारी जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आगे चलकर इस घर को बहू को ही तो देखना है। अच्छी बात है ना कि बहू अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगी। सुनीता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को ज़रा भी महसूस नहीं होने देती कि उसे बुरा लग रहा है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ जानवी घर में अपनी चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। बहू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो क्या है ना, कमर में बहुत दर्द रहने लगा है, तो सोच रही हूँ एक हिट बैग ले आओ, उससे कमर के दर्द में थोड़ा आराम तो रहेगा। अरे माँ जी, हिट बैग की क्या ज़रूरत है? अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप गर्म पानी की बोतल रख लो ना कमर के नीचे, क्योंकि हिट बैग तो बहुत महंगा आता है, इसलिए मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। जानवी की बात सुनकर सुनीता चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक बार फिर सुनीता अपनी बहू के पास आती है। बहू, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, ज़रा दवाइयाँ लेने चलना। मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इसलिए तुझे ले जा रही हूँ साथ। डॉक्टर की फीस तू भरती हो। हाँ। अरे माँ जी, दवाई की क्या ज़रूरत है? आप तो ऐसे ही फिट हो गई हैं, और वैसे भी ना आपके शुगर कंट्रोल में है, इसलिए अब आप दवाइयाँ नहीं खाएंगी। आपकी दवाइयाँ मैं कम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाने से ना इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। अरे लेकिन बहू। अरे माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक है, आपकी देखभाल मैं करूँगी। एक बार फिर सुनीता जानवी की बात सुनकर चुप हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सुनीता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। धीरे धीरे अब उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ने लगती है। ये देखकर नरेश अपनी माँ का शुगर चेक करता है और अपनी माँ का बढ़ा हुआ शुगर देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत सुनीता को अस्पताल ले जाता है। सुनीता की ऐसी तबीयत देखकर नरेश डॉक्टर से सवाल करता है। डॉक्टर, माँ की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या आप माँ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर नरेश? हम आपकी माँ के ऊपर तो ध्यान तब देंगे ना जब आपकी माँ हमसे दवाई लेंगी। आपकी माँ पिछले 1 महीने से दवाई नहीं ले रही। पिछले 1 महीने से हमारे पास दवाई लेने आई ही नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर नरेश हैरान हो जाता है और बिना कुछ कहे अपनी माँ को दवाई दिलाकर घर आ जाता है और अपनी माँ से सवाल करता है। माँ, आप पिछले 1 महीने से दवाई क्यों नहीं ले रही थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आपको दवाई छोड़नी पड़ी? बेटा, अब दवाई का क्या करना है, वैसे बिना दवाई खा खा कर बोर होते जा रही हूँ। ऐसा लगता है दवाइयों में ही ज़िंदगी सिमट गई है, इसलिए मैंने दवाई छोड़ दी। नरेश और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, तभी बीच में जानवी बोल पड़ती है। नरेश जी, आप माँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ सही तो कह रही हैं, अब कब तक माँ जी दवाई खाती रहेंगी? जानवी की ऐसी बात सुनने के बाद नरेश समझ जाता है कि उसकी दवाई बंद करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी जानवी ही है। जानवी, तुमने माँ की दवाई बंद करवाई है ना? नहीं तो मैंने दवाई नहीं बंद करवाई, बल्कि मैं तो बोलती थी माँ जी को दवाई लेने के लिए, लेकिन अब। बस करो जानवी, और कितना झूठ बोलोगी? अरे तुम पर विश्वास करके मैंने अपनी माँ की और इस घर की जिम्मेदारी दी थी, पर मैं ये नहीं जानता था कि घर संभालने के पीछे, पैसे बचाने के पीछे तुम माँ की हेल्थ के साथ खेल जाओगी। अरे तुम्हें तो अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तुम आगे कोई गलती करो इससे पहले तुम इस घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माफ़ कर दीजिए नरेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में माँ जी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। माफ़ी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं, और तुमने गलती नहीं गुनाह किया है, गुनाह। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। नरेश और जानवी के बीच इस तरह की लड़ाई देखकर सुनीता बीच में बोल पड़ती है। अरे नरेश, जाने देना, गलती हो गई बहू से, और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। बहू भी तो इंसान है, बहू को एक मौका दे दे, क्योंकि अगर तूने बहू को यहाँ से भेजा तो तेरे सर की कसम तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की बात सुनकर नरेश अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और उसे घर में रोक लेता है, जिसके बाद जानवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफ़ी मांगती है। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है, साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो,
अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूँगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है, तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफ़ी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया,
एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं। कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी। अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी।